अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहेगा और आपके फीडबैक का भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं, ये इनका दूसरा इंटरव्यू है। हमने पहला इंटरव्यू इनका किया था जब इन्होंने बाहैसियत चेयरमैन काटी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली थी, तो हमने काटी के हवाले से और इनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कुछ सवालात किए थे। आज जो दूसरा इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, इनको 3 महीने हो गए हैं बहैसियत चेयरमैन काटी बने हुए। तो हम इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और इनके मसाइल के हवाले से क्या डिलीवर किया है, क्या चीज़ें ये करने जा रहे हैं, क्या इनके प्लान्स हैं, इस हवाले से कुछ सवालात करेंगे और कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे। जी नाज़रीन, तो आप यकीनन समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ फ़राज़ुर रहमान साहब की, जो एक बेहतरीन, सुलझी हुई और बावक़ार शख्सियत के मालिक हैं। एक पुरस्कार शख्सियत जो खामोश रहते हैं तो इनकी आँखें बोलती हैं और जब ये बोलते हैं तो इनकी आँखें चमकती हैं। एक ख़ास सी कशिश इनकी शख्सियत में पाई जाती है। नहायत नफीस आदात और अतवार के मालिक हैं। बेइंतहा बोलने का अंदाज़ इनका, बेइंतहा लबो लहजा इनका खूबसूरत, बेहतरीन तर्ज़ बयान में और मज़ीद क्या-क्या राज़ पोशीदा हैं, हम इन्हीं से मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। फ़राज़ुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी थोड़ी-सी तबीयत स्लो सी लग रही है, कुछ लगता है कि तबीयत नासाज़ है आपकी? जी, वो चल रहा है, वायरल चल रहा है तो फ्लू वगैरह। जी, थैंक यू, आपने इसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा फ़राज़ुर रहमान साहब, सबसे पहले तो हमें अपना एक तो बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, किस तरह से इस फ़ील्ड में आए और अपनी एजुकेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं, ज़ाहिर है कराची से बिलॉन्ग करते हैं, कराची हाइट से। कराची में पैदा हुआ और नॉर्थ नाज़िबाद बी ब्लॉक में ग्रोन अप हुआ और इब्तदाई तालीम बिकन हाउस से ली, फिर कॉलेज इस्लामिया कॉलेज था, फिर प्रेस्टन यूनिवर्सिटी थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है बिज़नेस हाउस से ताल्लुक़ था, तो डेफ़िनेटली वो कहते हैं ना कि मछली के बच्चा जो है वो उसको तैरना कोई नहीं सिखाता, तो फिर कारोबार में आए। कारोबार में आके जो है वो रियल एस्टेट के अंदर भी रहा, कपड़े के बिज़नेस में भी रहा, क्योंकि हमारा जो फैमिली बिज़नेस है वो कपड़े का बिज़नेस है। तो कपड़े में रहा, मतलब इनिशियल जो मैंने अपनी जो है वो शुरुआत की वो टेक्सटाइल से शुरू की। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी अल्लाह ताला ने बड़ा तजुर्बा उसमें दिलवाया। उसके साथ-साथ गारमेंट्स के अंदर हमने एक नई फ़ील्ड एक्सपोज़ की, उसके अंदर थे। फिर उसके बाद जो है ये लॉजिस्टिक एंड शिपिंग वगैरह के हवाले से भी काफ़ी काम किया, अल्लाह ताला ने करवाया। तो ये कि ये मल्टीपल फ़ील्ड्स रहीं। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द थर्ड वन जो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने कंपनी लॉन्च की और बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हमने लॉन्च की। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम दिए और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बड़ों की सरबराही में। और बाकायदगी से काटी जो ज्वाइन की वो कोई आज से 21 साल पहले एज अ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मैंने ज्वाइन की, एज अ मेंबर ज्वाइन की, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मैं 2011 के अंदर था। उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो है वो 2013 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से पहली दफ़ा काटी का चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन बना। उसके बाद 2018-19 के अंदर जो है वो सीनियर वाइस बना और आज जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से मुनीर भाईजान अ, ने आखिरी दफ़ा जो एक कैंडिडेट अपना लेके आए उसमें फिर मैं फराजुर रहमान एज अ काटी प्रेसिडेंट में रहा। अच्छा फ़राज़ साहब, ये बताइएगा कि बिज़नेस लाइन में आप अपने वालिद मरहूम के ज़िंदगी में ही आ गए थे या उनके बाद आपने ये लाइन चुनी थी? मैं बहुत छोटा था, तकरीबन कोई 89 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और उस वक्त मेरी हार्डली उम्र 11 या 12 साल होगी। तो उसके बाद जो है वो मेरे बड़े भाई फरहानुर रहमान साहब जो उनकी उम्र उसके मतलब उन्होंने, क्योंकि उनकी भी एज ज़्यादा नहीं थी, 20 21 22 साल होगी एज उनकी। तो उन्होंने जो है वो पूरी फैमिली को एक कुंबे को, जैसे कुंबे को लेके चलना चाहिए उस तरह से लेके चले। फिर ऐसा मुनीर भाईजान ने हमेशा उनकी सरपरस्ती की भाईजान की, तो हम बचपन से सुनते रहते थे उनके हवाले से।
तो एक तरीके से जो है वो बड़े चैलेंजेस होते हैं, आपको पता है, तजुर्बात और फिर ज़माना, और फिर आपको पता है कराची जैसे शहर में सरवाइव करना। तो हमारे बड़े भाई का जो है वो बड़ा उसमें किरदार है, जो सारे बड़े भाई हैं उनका किरदार है, मगर बिलखसूस मैं कहूँगा कि फ़रहानुर रहमान जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, जिन्हें हम भाईजान कहते हैं, और दूसरे नंबर पे फौजानुर रहमान, जो दूसरे नंबर पे हैं। तो इनकी वजह से वो कुंभा जुड़ा रहा, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमें ना सिर्फ ये कि उसी ज़माने में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बच्चे मिसयूज़ हो रहे थे, उनसे भी उन्होंने हमें बचा के रखा। उन्होंने ज़माने की गर्द भी हमारे ऊपर आने नहीं दी। उन्होंने हर तरह से हमें शेल्टर दिया, और बाकी जो है मैं समझता हूँ कि जो ये एहसानात हैं या ये उनका जो किरदार है, अल्लाह ताला उनको हमेशा उस पे जो है वो सुरखरू रखा गया, और सुरखरू हुए वो उसके अंदर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं काटी का प्रेसिडेंट हूँ, तो भी उसमें उनका बड़ा किरदार है। यानी कि अगर कहा जाए कि आपके बड़े भाई फरहानुर रहमान की वालिद जैसी जो तरबियत और परवरिश थी, उन्होंने वो रोल अदा करके आप लोगों की जो शख्सियत में ग्रूमिंग लेकर आए हैं, आज आप इस मकाम पर बैठे हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा डेफ़िनेटली बात ये है कि देखिए, बिज़नेस हाउस और बिज़नेस की सोच समझ के साथ-साथ सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इंसान को ये देखना होता है कि जी वो शॉर्टकट्स में ना पड़े। इब्तदाई बिज़नेस या इब्तदाई कोई भी अमल के अंदर इंसान जब तक अपनी गाइडेंस जो है उसकी प्रॉपर ना हो, तो वो फिर कहीं पे भी जो है वो अपने आप को मिसयूज़ करा सकता है। तो उनकी जो मुसलसल हमारे पे वॉच थी, जो हमें मुसलसल गाइडेंस और सपोर्ट थी, जो सख्तियाँ हमें उस वक़्त लगती थी, वो बेसिकली सख्तियाँ नहीं थी, वो हमारे लिए ही जो है वो बेहतर था। और हाँ, ये ज़रूर था कि एक वक़्त तक उन्होंने हमें बहुत सख्त रखा, फिर उसके बाद उन्होंने हमें पूरा पेस दिया कि वो खेलें और काम करें, सारी चीज़ें करें। तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि वालिदैन को समझना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने एक वक़्त के बाद हमें आज़ादी दी और कहा कि हाँ जी, अब तुम काम करो इस तरह से, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंबे को लेके चलना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और बहुत कम उम्री के ऊपर उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े एहसन तरीके से वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि जी अ, जो एक मिलाप करके पूरे ख़ानदान कुंबे, यानी सिर्फ़ एक घर की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक पूरे कुंबे को, यानी मेरे वालिद के कुंबे को भी, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, सबको मिला के लेके चलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप बहन-भाइयों में कौन से नंबर पर हैं और कितनी फैमिली मेंबर हैं आपके? हम 6 भाई हैं, 3 बहनें, और मेरा चौथा नंबर है भाइयों में, और बहनों में जो है वो मेरा जो है वो 7वाँ नंबर होगा। शख्सियत का वो कौन-सा पहलू, वो कौन-सा अंसर मुस्बत रवैये में उनके अंदर बिल्कुल जज़्ब था कि जो बाप के ना होते हुए उन्होंने अपने शेल्टर में सब बहन-भाइयों को लिया, सँभाला, उनकी तरबियत की, उनको आगे लेके गए पढ़ने में, ज़िंदगी के बहुत से नशेब-ओ-फ़राज़ में जो उनको कामयाबी दिलाई। क्या चीज़ थी, क्या पावर थी, क्या जज़्बा था उनके अंदर जो सबको अपने साथ लेके चले? बड़े दिल के मालिक हैं, माफ़ करना जानते हैं। छोटों को माफ़ नहीं किया जाता, तो छोटों को या बड़ों को, मतलब दिल बड़ा होना ज़रूरी है। तो बड़े दिल के मालिक हैं, और यकीनी तौर पे यही वजह है कि वो सबको लेके चले, सबको जोड़ के चले, माफ़ करना जानते हैं, बड़े दिल के मालिक हैं। ये 2 शख्सियतें उनकी जो है वो इनबिल्ट हैं, और यही वजह है कि अल्लाह ने उनको जो है वो इज़्ज़त भी दी, वो मुकाम भी दिया कि पूरे ख़ानदान के जो बच्चे हैं, जो फूफियों के बच्चे हैं, जो और ख़ानदान के लोग हैं, वो सब उनकी बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि उनके सामने आँखें उठा ले। अमूमन देखा ये जाता है जिस माशरे में हम रह रहे हैं, माँ-बाप के होते हुए भी अगर घर में 4-5 बहन-भाई हैं या अक्सरियत है, तो वो मोहब्बत, वो जज़्बा, वो अपनायत नहीं होती, लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे से नाला रहते हैं, एक-दूसरे की शिकायत रहती है। जबकि आपके वालिद मरहूम हयात भी ना थे, सबसे बड़े थे, चाहते तो बरी-ज़मा हो सकते थे, चाहते तो तन्हा रह सकते थे, लेकिन पूरे कुंबे को जोड़ के रखा, तमाम लोगों के सरों पर अपना हाथ रखा। क्या वजह थी कि आप लोगों से इतनी मोहब्बत का जज़्बा वो माँ-बाप की तरबियत थी
या उनमें खुद ये एक जज़्बा पैदा हुआ था कि नहीं मुझे इन सबको सँभालना है? देखें, ये इस इनिशियल ट्रेनिंग जो है हमारे वालिद की, एक तो आदमी जो देखता है वही करता है, ठीक है ना? बात ये है कि अगर मैंने देखा कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को शहज़ादी की तरह रखा या मलका की तरह रखा, तो डेफ़िनेटली मैं अपनी बीवी को मलका की तरह रखूँगा। अगर मेरे भाई ने ये देखा कि उन्होंने जो है वो ज़िंदगी के अंदर अपने वालिद को देखा कि उन्होंने पूरे कुंबे को सँभाल के रखा, पूरे कुंबे के लिए उनका जज़्बात थे और उनका वो था, तो उनके अंदर वही चीज़ इनहेरिट आई और वही चीज़ वो आगे लेके चले। तो ये जो जज़्बा होता है, ये दिल होता है, ये तरबियत का अंसर होता है। और फिर उन्होंने ना सिर्फ़ ये हमारे वालिद की डबल जो है वो ट्रेनिंग थी। एक जगह उन्होंने बड़ों का एहतराम, ठीक है, रिस्क की बेहुरमती ना करना और इन चीज़ों पे वो हमेशा हलाल के हवाले से, ये तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी। जो ट्रेनिंग उन्होंने उनको दी, अल्टीमेटली वही ट्रेनिंग जो है वो डेफ़िनेटली उन्होंने हमें दी और यकीनन हम में सीखने के कुछ थोड़े-से मामलात कम थे, मगर वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सीखा और वो इस पे मैं एक बात भी कहूँगा कि उसकी छुट्टी ना हुई जिसको सबक याद हुआ। तो आज तक वो छुट्टी लेकर साइड में नहीं हो सके, आज तक उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है और आज तक वो अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभा रहे हैं। कौन-कौन से भाई या कितने भाई इस बिज़नेस को लेकर अभी तक आगे चल रहे हैं या वे बिज़नेस सँभाले हुए हैं, जिसका शौक भी है और वो अच्छी सी दयानतदारी से इन बिज़नेस के ऊपर सही तरह से फ़ोकस किए हुए हैं? सभी भाई तकरीबन, एक भाई मेरा यूएसए चला गया और उसका आईटी बिज़नेस था, आईटी में जो है वो यहाँ पे उसका भतीजा जो है, मेरा भतीजा जो है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है उसकी कंपनी को और वो वहाँ से अपनी मतलब जो भी इसकी जो है वो डबल ट्रांज़ैक्शंस हैं यहाँ पे, वहाँ पे, तो वो कर रहा है, वो इसको हैंडल कर रहा है। बाकी ज़ाहिर है हमारा मेन फैमिली बिज़नेस आबाद के हम फाउंडर हैं, तो एज़ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमें सारे लोग जानते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से भी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के बानी होने की हैसियत से मेरे वालिद क्योंकि बानी थे यहाँ के, तो तमाम लोग हमें टेक्सटाइल के हवाले से भी जानते हैं। और गारमेंट्स और ये जो फ़ील्ड है ये हमारी एक्सपोज़ हुई, हमने बाद में इसमें एंटर हुए, इवेंट मैनेजमेंट हमारी फ़ील्ड अलग है। उसके अलावा बाकी जो है वो लॉजिस्टिक, शिपिंग वग़ैरह अलग है। तो ये सारे काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द वन रूफ़ किया है एमवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर। तो उसी के अंदर जो है अम्ब्रेला हम ये मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनी हुई हैं, तो उसकी भी वो भी अंडर द अम्ब्रेला है और ये भी सब अंडर द अम्ब्रेला है। जब अमले ज़िंदगी में फराज़ुर रहमान साहब आए, उस वक़्त बहुत से नशेबो फराज़ देखने पड़े होंगे, बहुत सी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ा। उस वक़्त क्या मकासद थे, क्या सोच थी कि अपने बिज़नेस को रन करना है, आगे लेके जाना है, भाई का बाज़ू भी बनना है? तो क्या क्या जज़्बा था आपके दिल में? बिल्कुल यही जज़्बा था और यकीनन इसी जज़्बे के तहत हम आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जब उन्होंने सारी ज़िंदगी कुंबे का सोचा तो हमने भी ऐसे ही सोचा और सोच तो ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये नशीब व फ़राज़ तो आते हैं ज़िंदगी के अंदर और हमें खुशी है कि हमने हर किस्म का वक़्त देखा। हमने सख्ती भी देखी, हमने नरमी भी देखी, हमने ख़िज़ा भी देखी, हमने बहार भी देखी और इन सब चीज़ों के बावजूद हम जुड़े हुए हैं, ये अल्लाह का एहसान है। आपकी शख्सियत का जो निखार है, जो मुस्बत सोच है, जो एक पर्सनैलिटी ग्रूम है आपकी, जो लोग भी बहुत मुतासिर हैं आपकी इन चीज़ों से, बातों से, शख्सियत से, तबीयत से, इसके पीछे किसका हाथ है? डेफ़िनेटली बात ये है कि अ, आपकी फैमिली जो ग्रूम अप होता है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है और फिर जब आप शुरू में मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता था और बहुत ज़्यादा जो है वो अ, जज़्बाती तबीयत का था। मुझे लोग जिन कहते थे, मैं जिस तरह से काम करता था तो मतलब मुझे नहीं पता था होता था कि सुबह से लेके रात कब हुई और मैं काम में जुटा रहता था। ये मुझे कुछ इनहेरिट कुछ चीज़ें थी मेरे अंदर। तो उसके बाद जब मैंने सोशलाइजिंग में बहुत शुरू में आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टी थी जो मुझे नहीं पता थी।
डेफ़िनेटली मुझे सोशलाइज़ होना ज़्यादा शौक नहीं था सोशलाइज़ होने का। और शौक क्या, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कारोबारी तबीयत का आदमी था। तो मुझे जो है ना वो आप वो 2 जमा 2 4 की जितनी बातें कर लें वो हज़म होती थी, बाकी नहीं। तो ये जो जज़्बा है ये कोविड के अंदर जब मैंने सोचा कि मैं अपना पैसा बचा के रख लूँ, अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख लूँ और अ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ना कोई बेजा खर्चा करने की और ये फलाँ। तो वो उस वक़्त मैंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करो कि मैं इस कोविड में चला जाता हूँ और दुनिया जा रही थी, तो मैंने कहा ये पैसा किस काम का? तो मैंने जो है वो उस वक़्त ये सोचा और उस वक़्त ये एहसास हुआ और उसके बाद फिर ज़ाहिर है हम एक बहुत बड़े सदमे से गुज़रे, जो हमारी भतीजी का इंतकाल हुआ, वो भी कोविड में हुआ। तो उसके बाद मेरी तबीयत में काफ़ी जो है वो चेंज आया और फिर मैं सोशलाइज़ भी हुआ, फिर मैं शायद अपने आप को बहलाने के लिए हुआ था, मगर फिर मैंने अपना मकसद देखा। मैंने देखा कि लोग जो है वो अ, वे सरपट दौड़ रहे हैं, कोई मकसद नहीं है उनके पास। तो फिर मैंने कोशिश की कि उन लोगों को जो सरपट दौड़ रहे हैं, जिनके पास कोई मकसद नहीं है, तो उनको कोई मकसद दे दूँ, ताकि वो राइट एंगल पे आ जाएँ, उनकी सोशलाइज़िंग भी हो। क्योंकि देखिए, होता ये है कि मैंने मैंने ये बात बहुत बाद में समझी कि अ, नेटवर्क इज़ नेट वर्थ। तो आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, आपकी उतनी नेट वर्थ होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने एक एक ये 2 साल के साइकिल के अंदर जो एक मैंने एक मामलात जो आगे की तरफ लेके चला और उसमें पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप की बुनियाद रखी। उससे पहले मुख्तलिफ सोशल फ़ोरम बनाता रहा, फिर अल्टीमेटली इसको रखा, बुनियाद रखी। तो उसका बेसिक मकसद ये था कि लोग आपस में पॉज़िटिव सोशलाइज़ हों और उससे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो। और एक दूसरे यानी कि हमने तबक़ात में बाँट दिया है लोगों को ना। तो कोई जर्नलिस्ट है, तो कोई अ, बिज़नेसमैन है, तो कोई टेक्नोक्रेट है, तो कोई फ़ौजी है, तो कोई मतलब हर फ़ील्ड फ़ील्ड होती है ना मुख्तलिफ़ किस्म की। तो मैंने जो ये बिज़नेस फ़ोरम बनाया और इसका मकसद ये था कि अपॉर्च्युनिटी फ़ॉर ऑल। इसमें बिगिनर्स से लेकर टेक टाइकून तक सब इसमें मौजूद है। बिज़नेस टाइकून्स भी मौजूद हैं, इसमें बिगिनर्स भी मौजूद हैं और ये एक अम्ब्रेला मैंने बनाई जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ़ के लोग एक साथ बैठकर कभी कोई किसी को किसी से बेनिफिट हो जाता है, कभी किसी को बी टू बी, बी टू सी फोरम बना के उसका मकसद ये किया कि वो जो लोग जो कि सर पर दौड़ रहे थे, जिनकी कोई लिमिट्स नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। सोशलाइजिंग के नाम पे उनको यूज़ किया जा रहा था। उस सोशलाइजिंग को मैंने एक मकसद दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बहुत इत्मीनान है मुझे और इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारे बहुत बड़े विजन्स हैं और हम उसको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी दी अल्लाह ने तो। शादी को कितना अरसा गुज़र चुका है? बेगम फैमिली से हैं या बाहर से? हाँ, शादी को मेरे जो है वो तकरीबन 19 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस साल दिसंबर में और बाहर से है डेफ़िनेटली फैमिली से नहीं है, मगर ये कि उनकी फैमिली हमारी फैमिली से बड़ी क्लोज़ थी और मज़हर हुसैन जाफ़री साहब जो है वो शहर के एक नामी गिरामी शख्सियत के मालिक हैं और जो सोशल वर्क भी करते हैं। तो हानी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से और उसमें उन्होंने मुझे एडवाइज़री काउंसिल में भी लिया हुआ है। तो वो यकीनी तौर पे खिदमत इंसानियत में लगे रहते हैं और माशाल्लाह बहुत काम करते हैं वो खिदमत का और मेरी बीवी जो है उसमें भी वही जज़्बा है माशाल्लाह, वो उस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलती है। शादी पसंद की थी या अरेंज और बच्चे कितने हैं? शादी पसंद की, जो शादी पसंद की होती है वो फिर चलती नहीं है और जो शादी जो है उसके बाद पसंद होता है वो चल जाती है। तो बात ये है कि मेरा अपना ज़ाती ख़्याल तो यही है। अभी तक मैंने ज़्यादातर यही देखा और अ, मेरे जो है वो 3 बच्चे हैं और बेटी है सबसे बड़ी माशाल्लाह 18 साल की है और बेटा है मेरा 14 साल का, एक दूसरा बेटा है 12 साल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ फिट, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश है नहीं और अल्लाह ताला ने कभी किसी चीज़ में हाथ रोका नहीं।
कभी ख्वाहिश की कि अपने ही बिज़नेस से लिंक में अपने बच्चों को, बेटी को या बेटे को लेकर आएंगे, या उनका कहीं और मतलब शौक़ है या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अपने बच्चों में भी देखना चाहता हूँ। जैसे मैं माशरे में देता हूँ, वैसे ही मैं अपनी बेटी और अपने बेटे को ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको अपॉर्चुनिटी इक्वल दूँ। और उसके लिए जो है वो डेफ़िनेटली वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं अपने लिए। अब जैसे बेटी अभी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ गई, तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो अ, कुछ और करे, मगर उसको एसीसीए करना था, तो वो एसीसीए में आ गई और जो है टफ़ है, वो करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो एसीसीए के बाद डेफ़िनेटली उसको जो है वो अपनी फ़ील्ड डिसाइड करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि वो एक ट्रेडिशनल औरत की तरह, ऐसा ना हो कि मेरी बीवी की तरह उसको चेक भी बनाना ना आता हो, ठीक है ना? वो डेफ़िनेटली काम करे, उसको पता हो कि माशरे में कभी सख्ती भी आती है, कभी नरमी भी आती है। तो एटलीस्ट उसको अपनी रख रखाव के साथ उसको अपने मामलात को चलाना आना चाहिए। और मेरी आपके तवज्जो से तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को, और ख़ास तौर पे बेटियों को, बेटे तो सीख ही जाते हैं मार खा के, बेटियों को ग्रूम किया करें, क्योंकि ये बेटियां जो है ना, ये नस्ल लेके चलती हैं। ये आपकी आने वाली नस्लों की जो है ये माँ है। तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी भरपूर तवज्जो दूँ, और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों में किसी तफरीक ना करूँ। तो कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरी माँ की दुआ। अक्सर लोग यही कहते हैं, और शायद मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और बस उनकी दुआएँ हैं, जो है बहुत बड़े-बड़े मामलात ज़िंदगी में आए, बहुत सख्तियाँ भी आईं, बहुत मामलात हुए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इख्तिलाफ़ भी किया, और ज़िंदगी के अंदर बड़ी जंगें भी लड़ी। मगर उन सारी चीज़ों में मुझे अल्लाह ताला ने सुरख़रू किया, और उसकी वजह मेरे वालिद की दुआ, मेरे वालिदैन की दुआ। ज़िंदगी में क्या खो के पाया और पा के खोया? ज़िंदगी में क्या खो के पाया? ज़िंदगी में जो खोने वाली चीज़ है वो तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ें होती हैं कि जी इंसान वक्ती तौर पे, अगर कोई यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आदमी सोचे कि जी मैंने फ़लाँ को खो दिया तो फ़लाँ खो दिया। बाकी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। बात ये है कि ज़िंदगी जैसे अल्लाह ने गुज़रवाई, बहुत खूबसूरत गुज़रवाई, और ये जो तजुर्बात होते हैं ना ज़िंदगी के, ये इंसान की हर लम्हे तरबियत कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये वक्त हम पे कितना कड़ा है, मगर कभी सोचा हमने कि ये वक्त गुजरने के बाद आपकी हसीन याद या याद के अलावा कुछ भी नहीं रहता। अगर वो वक्त गुजर जाता है, तो उसके बाद आपको उसकी कोई अहमियत का अंदाज़ा या तो याद की हैसियत से रहता है, या हसीन याद की हैसियत से रहता है। अदरवाइज़ कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी आपको टारगेट नहीं है जो आप अचीव ना कर सकें, या जिस जिस भौचाल से आप निकल ना सकें। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में आलू गोश्त, खाने में कचरी कीमा, बिरयानी भी खा लेता हूँ। मतलब इतने शौक से नहीं खाता, मगर खाता हूँ। हलीम भी खाता हूँ। मगर अगर आप कहें कि जी 2 आइटम आप सेलेक्ट कर लें, तो कचरी कीमा और आलू गोश्त। बेगम के हाथ के खाने ज़्यादा पसंद है या होटलिंग वगैरह का शौक़ है? होटलिंग मजबूरी है, शौक नहीं है। कचरी कीमा मतलब नाम मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, या शायद मुझे कभी किसी ने ज़िक्र नहीं किया इस डिश के हवाले से। क्या होता है, ज़रा बताइएगा? ये दिल्ली वालों का एक ख़ास मतलब कुछ लोग उसको उसकी कुछ लोगों की उसके यहाँ थोड़ी-सी रेसिपी चेंज होके वो कच्चा कीमा बनता है। कुछ लोगों के यहाँ भुना हुआ कीमा, कुछ लोगों के यहाँ वहीद कबाबी के यहाँ वो मक्खन वाला कीमा, ठीक है ना? मगर हमारे यहाँ कचरी कीमा की ख़ास, मतलब ये इससे मिलती-जुलती शाखें हैं, मगर कचरी कीमा का एक ख़ास फ्लेवर है। वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। किसी दिन मौका लगा तो इंशाल्लाह आपको खिलाएँगे। यानी आपकी ख़ास डिशों में जो है कचरी कीमा आपको पसंद है। यस। शेरो और शायरी से कभी लगाव रहा? हाँ, इब्तदाई उम्र के अंदर मैं थोड़ा
शायरी पसंद भी करता था और एक आध दफ़ा लिखने की भी कोशिश की। मगर उसके बाद फिर मैं क्योंकि बिज़नेस माइंडेड था ना, तो फ़ोकस मेरा जो है ना वो चेंज हो गया, बहुत जल्दी चेंज हो गया था। और मैं इवन कि मैं क्रिकेट और बल्कि मेरे घर के अंदर बाकायदा कराटे की क्लासेस होती थी, तो उनको भी मैं इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था और मैं अपने कारोबार पे जो है वो चाहता था कि मैं कुछ करूं। तो मेरी एनर्जी जो है वो हमेशा कारोबार की तरफ ज़्यादा रही। कुछ अशार अगर आपको माज़ी के याद हों या जो पसंद हों, जो आपके ज़हन में रह गए हों, अगर 2-4 अशार हो जाएँ तो? तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, वो हाथ भी न मिलाएंगे जो गले मिलोगे तपाक से, वो हाथ भी न मिलाएंगे जो गले मिलोगे तपाक से, ये अलग मिजाज का शहर है ज़रा फासले से रहा करो। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे शेर हैं, ज़ाहिर है अभी तो मेरे दिमाग में इतने नहीं है, मगर ये कि अ, बस ये कि वो शायरी कि जो डिसेंट हो वो मुझे पसंद है और हमेशा मैं उसको पसंद भी करता हूँ। और ख़ुददारी वाली शायरी, ख़ुददार लोग मुझे बहुत पसंद है, तो ख़ुददारी वाली शायरी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा ऐसे लोग जो कि खुददार हों अपनी खुददारी पे जो है अल्लाह ताला, मैंने बहुत लोग देखे जो वाकई यानी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है ना, और किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि जो उनके नसीब का है वो उनको मिलेगा और लोग उनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बिकते, जैसे होते हैं वैसे ही हैं। तो ये बहुत कुछ मैंने देखा है और मैं ऐसे ही लोगों को पसंद भी करता हूँ। और इसके अंदर मैं अक्सर बेशतर खुददारी के हवाले से भी जो शेर होते हैं उसको भी बहुत पसंद करता हूँ। तो बाकी ये जो है वो जैसे एक शेर होते थे कि जी वो मोहब्बत वाले और ये इश्क वाले, तो उस पे मेरी इतनी तवज्जो नहीं थी। मेरा जो फ़ोकस था वो इसी किस्म की शायरी के ऊपर था और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुनी भी और अभी ज़ाहिर है मुझे इतनी याद नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैंने कलेक्शन मोबाइल पे रखी हुई है, तो अगर आप बोले तो 2-4 मैं चाहूँगी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, अगर 1-2 अशार और हो जाएँ, क्योंकि आपके लबो लहजा और आपका तर्ज़ बयां बहुत ज़बरदस्त है, तो अगर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगी। अब ये ज़माने की अक्कासी है कि हम इतने ज़्यादा अपनी जो अ, लोगों को यानी अपने हुक्मरानों को या जो जो लोग हम पे हुकूमत करते हैं, हम उनको इस कदर उनकी चापलूसी करते हैं। उस पे एक शेर है कि लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोले, हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो ये हमारा यानी इसको आप देखें तो कुछ हमारे फिट भी हो जाता। माशरे की जो अक्कासी कर रहा है बिल्कुल उससे मिलता ही जुलता है। फिर हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। तो बात ये है कि आप जो है ना अपनी जो बेसिकली ईगो कह लें या अपनी सेल्फिशनेस कह लें, उसकी वजह से आप जो है वो किसी के एहसास और जज्बात का ख्याल नहीं करते। जबकि मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज होता है कि एक दूसरे के एहसास और जज्बात का ख्याल किया जाए, ठीक है ना। और हमने एक बड़ी क्लासेस बना ली, एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, और हम टैलेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं। हम सबसे पहले जो है उसकी जेब देखते हैं, फिर उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, प्रोटोकॉल सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। ज़िंदगी में एक शेर और सुन लें आप। मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा, मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा, आई एक आवाज़ कि तू जिसका मोहसिन कहलाएगा। ज़बरदस्त, वाह! ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं। बात ये है कि ऐसा होता है
कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी पाते हैं कि जिसको आप ग्रोन अप करते हैं, लेके चलते हैं, आगे लेके आते हैं और उसको एक फेस देते हैं, उसको आप सेलिब्रिटी बना देते हैं, आप उसको ब्रांड बना देते हैं। और फिर जैसे आज मुझे तकरीबन ऐसे कई जगह पे एहसासात होते हैं और कई जगह ऐसे मामलात होते हैं कि जब आप किसी को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले जो आप ही की पे वार करता है। और ये एक बड़ा हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक की कमी जो है वो आज तक पाकिस्तान में नहीं हो सकी। बिल्कुल। अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो इसके पीछे की अगर मैं कहानी सुनना चाहूँगी तो आप प्लीज़ शेयर करें हमसे। बात ये है कि कुछ चीज़ें छुपे रहने में हुस्न होता। ज़िंदगी की कामयाबी में इतनी बुलंदी पर पहुंचकर ज़िंदगी से और कुछ चाहना बाकी रह गया है या आप समझते हैं कि बस? नहीं, जिस दिन बस मेरे वालिद ने कहा उस दिन वो इंतकाल कर गए। बस तो नहीं कहना, जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स, ऐसे कौन से प्लान्स, ऐसे ज़िंदगी से कौन सी ख्वाहिशात ऐसी रह गई हैं कि अभी वो भी हो जाती, वो भी मिल जाती, या वो अगर पास होती तो शायद ज़्यादा मज़ा था या ज़िंदगी कुछ और होती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड विद माई लाइफ। आई एम 100% सैटिस्फाइड विद माई लाइफ। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, कुछ टाइम जो है वो मुझे जो है वो देना चाहिए अपनी फैमिली को ज़्यादा, वो मैं नहीं दे पाता हूँ। मगर मेरी फैमिली जो है वो उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और बेसिकली अब फैमिली और कुंबा बढ़ा लिया ना मैंने बहुत, तो हज़ारों आदमियों के ऊपर पहला वह एक कुंबा है, तो सोचें भी आती हैं, उनके मामलात भी आते हैं, तो उनसे पॉजिटिविटी भी मिलती है, उनसे सीखने को भी मिलता है, तो कुछ सिखाने को भी मिलता है। तो अक्ल कुल तो कोई भी नहीं है। तो ये कि कोशिश करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, उनको एहसन तरीके से निभाऊँ। इतनी कूल तबीयत है आपकी, इतना ठहराव है आपकी तबीयत के अंदर और बड़ी एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है आपकी। जो मसाइल हैं आपके बिज़नेस के हवाले से, ज़ाहिर आप एक कामयाब सनतकार हैं, फिर आप काटी के चेयरमैन भी बन गए हैं, तो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, बहुत से बोझ तले आप दबे होंगे। किस तरह से हैंडल करते हैं सब चीज़ें? कहाँ से इतनी एनर्जी लेकर आते हैं? कैसे फेस कर रहे हैं सब कुछ? अ, देखिए ये एनर्जी जो है ना मैं आप लोगों में से लेता हूँ। ये एनर्जी मेरे पास कहीं बाज़ार से नहीं आती, मैं खरीद के नहीं लाता। ये मेरे चाहने वालों से मुझे एनर्जी मिलती है और मैं उसी एनर्जी से जो है आगे परफ़ॉर्म कर जाता हूँ। उन्हीं से पॉज़िटिविटी मिलती है, उन्हीं से नेगेटिविटी मिलती है। सब चीज़ जो है वो आपको जो है वो एक दूसरे से वाइब्स मिल रही होती है। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसमें से छन्ना लगा के ये देखें कि जी क्या चीज़ मुझे बेहतर है, क्या मैं परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, क्या बेहतर ला सकता हूँ। अगर कहीं पे हम देखिए बात ये है कि सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना आना चाहिए। काम होना, ना होना ये अल्लाह की तरफ से है। आप जब लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, आप उनसे राब्ते में रहेंगे, आप उनका फ़ोन उठाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आधी तकलीफ़ आपने दूर कर दी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही होता है ना कि हमारे मिनिस्टर बनने से पहले आपके डोर पे बैठे होते हैं और बनने के बाद आपसे राब्ते में भी नहीं होते। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या ऐसे लोग जो हमारे दरमियान रहते हैं, जो हमारे दिलों में बसते हैं। बात ये है कि मैं एक शख्स को कॉल बैक करता हूँ, एक-एक शख्स की कॉल उठाता हूँ। काटी के मामलात के हवाले से कोई कंप्लेन मेरे पास आ जाए, मैं विद इन अ मिनट्स और 2 मिनट्स उसको एड्रेस करता हूँ। उसका मकसद ये होता है कि उनको ये एहसास हो जाए कि जी हमने उनकी सुनी। तो ये चीज़ जो है बस मैं समझता हूँ अगर मेरी सबसे बड़ी अगर कोई कामयाबी होगी इंशाल्लाह और अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दी और मैं जो है वो साल को जब तो मैं यही चीज़ सबसे अहम समझूँगा कि जी मैंने मेरे पास अगर 100 कंप्लेन आई थी तो मैंने 100 कंप्लेन को एड्रेस किया। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 100 कंप्लेन में से 20 को रिज़ॉल्व किया, 80 को किया, 90 को किया, इसे मैं क्रेडिट नहीं माँगता। नेक नियति के साथ आपने 100 को एड्रेस किया, ये आपकी जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी है। बहैसियत चेयरमैन काटी, गुज़िश्ता साल क्या-क्या चीज़ें ऐसी आपने फ़ेस की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह भी साबित हुई हों
और राहत की भी वजह बनी हो? देखिए, बात ये है कि राहत तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। इकोनॉमिकली इस वक़्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मैं ज़ाती तौर पे जब ये आया तो बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट थी और मेरे जो बुज़ुर्ग साथी हैं, जो काटी के हमारे रूहे रवा हैं, ज़ुबैर छाया साहब, ज़ाहिद सईद साहब, मसूद नगी साहब, फरहानुर रहमान साहब, तो इन्होंने बताया मुझे कि भाई बड़े चैलेंजेस हैं और यू हैव टू बी परफॉर्म लाइक अ वेरी जेंटल पोजीशन। तो इसमें एलसीज के इश्यूज आते के साथ ही हमें एड्रेस हुआ, गैस के इश्यूज आए, उसके अलावा जो है वो सेवरेज के बड़े मामला थे जो बरसात होके गुजरी थी। उसके बाद से जो सेवरेज का हाल था बहुत बुरा हाल था, लोगों के यहाँ जो है 2-2 फीट तक पानी खड़ा हुआ था। उन जगहों को एड्रेस करना, फिर आते ही खुशकिस्मती से हमें सलाउद्दीन साहब वाटर बोर्ड के एमडी बन गए। उन्होंने जो है वो, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हमें 2 गाड़ियाँ हमें दे दें। विंचिंग मशीन के लिए हमने आपस में फंडिंग करके विंचिंग मशीन के लिए भी कुछ फंड्स इकट्ठा किया। कुछ हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इश्यूज चल रहे थे, तो उस वक्त हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये प्लान किया कि जी हम जो है वो हर जगह पे कैमरेज लगा दें और रिस्पांस टीम जो है वो आईजी साहब से दरख्वास्त करके रिस्पांस टीम दे। तो ये इन 2-3-4 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं और साथ में इन चीज़ों को एड्रेस करना, फिर स्टेट बैंक की पॉलिसी को उनको समझाना। देखें, बात ये, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये थर्ड पार्टी पेमेंट का अलाउ किया है तो ये हमारे ही मुस्तकिल तौर पे उनको समझाना था। हमने, देखिए, मुल्क हर वक्त एक से हालात से नहीं गुजर रहा होता। आपने उसको थर्ड पार्टी पेमेंट बंद कर दी, आपने डॉलर्स जो है वो इम्पोर्टर खुद अरेंज कर ले, अपनी इंपोर्ट कर ले, तो आपकी जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है, जो बेयकीनी की सूरत हाल है, जो जॉबलेस की सूरत हाल है, उस पर काबू पाया जा सकता था। ये बात मैं काटी के प्रेसिडेंट बनने से पहले से, आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काटी के प्रेसिडेंट बनने से पहले से ही बिजनेस कम्युनिटी के लिए रोज़ व शब आवाज़ उठाता रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई और आज भी मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमें जो है वो किसी भी तरीके से इसको मैनेज करना है, क्योंकि जो लोग, हमारा जो इन्वेस्टर तबका है या हमारा जो बिजनेसमैन तबका है वो दबता चला जा रहा है। एक बिजनेसमैन आपके मिनिमम 10-15 लोगों को और मैक्सिमम सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है। वो हमारे लिए यानी खुदाई फौजदार की हैसियत रखता है। अगर इस पाकिस्तान में उसकी कदर की जाए, बिज़नेस कम्युनिटी को अहमियत दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। क्योंकि देखें, बिजनेसमैन का एक मफाद होता है, उसने अपनी जगह नहीं छोड़नी होती। ऐसे काबिल बिजनेसमैन हैं जो कहते हैं मैं जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा ज़ाहिद सईद साहब की। मैंने कहा, ज़ाहिद सईद साहब, आप इतने, इंडस फार्मा के ओनर भी हैं, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, काटी के प्रेसिडेंट भी रहे, फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। मैंने जाहिद साहब से कहा, मैंने कहा जाहिद साहब, आपने कोई सेकंड इमिग्रेशन अप्लाई नहीं की? तो कहने लगे, यार मेरे बाप ने कहा था जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। तो इस तरह के लोग हैं, ढूंढे, तलाश करें, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और हम भी ऐसे ही हैं, हमारी भी यही तरबियत है। जब हमने जीना मरना यहाँ रखा हुआ है तो फिर हम जो है वो, हमसे बेहतर कौन हो सकता है? हमसे बेहतर कौन हो सकता है? हमसे बेहतर कौन ओन कर सकता है? बात ये कि आप देखें, माशरे के अंदर यकीनी तौर पे ऐसे लोग हैं, और अगर कोई शख्स बाहर अपनी प्रॉपर्टी बना भी गया है तो वो भी तो, उसकी भी तो वजह है ना, उसकी बैकग्राउंड में उसकी इन्वेस्टमेंट कभी पाकिस्तान में सिक्योर नहीं रही। चाहे वो नेशनलाइजेशन की जद में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने जब डॉलर अकाउंट फ्रीज किए, चाहे वो उसके बाद के मामला, तो आज तक उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेफ कब कब है? इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर होता है, कबूतर के मानंद होता है। अगर आप एक गोली वहाँ चला दें तो वो कबूतर सारे उड़ जाते हैं। मिलता आपको एक ही कबूतर है, 2 कबूतर है, मगर बाकी सारे उड़ जाते हैं और फिर वो उस जगह पे सालों या सैकड़ों साल जो है वो यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि उसका एतमाद बहाल नहीं रहता। बात यह है कि सबसे पहले ये देखना हमें ज़रूरी है
कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें क्या करना है और उसके लिए फिर ये चैलेंजेस। तो ये मैं आपने अब जब सवाल किया तो मैं ज़ाहिर है क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल था तो मैंने आपको लेंदी जवाब दे दिया कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और मैं उसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर सबसे बड़ा जो हमें इस वक्त साल के अंदर जो सबसे बड़ा सदमा हुआ वो एसएम मुनीर भाईजान के इंतकाल से हुआ। एसएम मुनीर भाईजान वो रूह थे कि जो कई हम जैसे लोगों के लिए एक मशले राह थे। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत की और 50 साल का हमने उनको अवार्ड भी दिया, काटी की तरफ से सदर मुमलिकत ने उनको अवार्ड दिया। फिर एक पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से हमने उनको अवार्ड दिया, कायदे बिजनेस अवार्ड। तो उन्होंने कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को, और मुनीर भाईजान का यही था कि वो हर शख्सियत, यानी वो जर्नलिस्ट हो, ठीक है ना, वो इंस्पेक्टर हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो छोटा अफसर हो या वो बड़ा मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मुनीर भाईजान का सबसे ताल्लुक था। और यही चीज़ जो उनकी ताल्लुक था, जो उनकी उनकी जो सोच थी, उसी सोच को आगे लेकर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे दुआ है कि उसमें मुझे दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। यूँ तो एसएम मुनीर साहब का ख़ला कभी भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी जगह उनके बेटे जो हैं ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हैं, क्या वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे उस तरह जिस तरह एसएम मुनीर साहब करते थे? उनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, एसएम इमरान, एसएम इरफान और एसएम तनवीर साहब। एसएम तनवीर साहब से हमने गुजारिश की कि वो काटी के पैटर्न इन चीफ बने। उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद वो एक्सेप्ट किया। यकीनी तौर पे उनके वालिद ने उनकी ट्रेनिंग इस तरह की कि वो उन्होंने सारी ज़िंदगी बिज़नेस किया। मगर कभी ना कभी टून अप होता है, जैसे मैं 2 साल के अंदर टून अप हुआ और मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदारियाँ उठाना शुरू की, मामलात किया। तो तनवीर भाई में वो जज़्बा देखा है मैंने कि जो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको एक एनर्जेटिक और यंग मुनीर भाईजान उनकी शक्ल में नज़र आएँगे। अफ़वाहें हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैशियत कमज़ोर से कमज़ोर-तर होती जा रही है। ऐसी पोज़ीशन में कहाँ से इतना सब्र, इतना इत्मीनान लेकर आते हैं कि इन सारी चीज़ों को फ़ेस कर सकें? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान यकीनी तौर पे इस वक़्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और बल्कि तारीख़ के मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि मज़ीद बुरा हो और ये भी पॉसिबल है कि इसमें अच्छाई आने की चांस है। दोनों तरफ हम अभी डामाडोल हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान जो है ना किसी मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया है और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम है, ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे हैं माशाल्लाह बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं। हमारे जो एनजीओज़ देख लें, जो मतलब आप ये देख लें इस मुल्क को चलाने के लिए ना कोई एक बंदा आता है ईदी की तरह, वो अपना काम एक मिशन लेता है, चलना शुरू कर देता है, अल्लाह उसकी मदद कर देता है। कोई आता है जी वो हॉस्पिटल बना देता है, कैंसर हॉस्पिटल, कोई आता है, इस तरह स्टेट्स थोड़ी चलती हैं। स्टेट्स में ये काम, मतलब स्टेट्स तो आप बहुत दूर की बात है, आप बहरिया टाउन चले जाएँ, तो बहरिया टाउन में भी एम्निटी कोई ओन नहीं कर सकता। इवन बहरिया सिवाय बहरिया के कोई एम्निटी ओन नहीं कर सकता, उसने ही चलाना है, उसने ही उसमें फंड भी लगाना है, उसी ने उसको वो करना है, कमाने के लिए नहीं, फैसिलिटेट करने के लिए। मगर यहाँ बदकिस्मती से जब पाकिस्तान के अंदर जब चीज़ें नहीं कर पाए, तो आप देखें यही तब्बा ग्रुप, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो तब्बा साहब जो इंतकाल कर गए, जो कि एक मैं समझता हूँ एक और लेजेंडरी शख्सियत के मालिक थे और लकी ग्रुप के चेयरमैन थे, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक एम्पायर खड़ी की और पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की। देखिए टैक्स देने वाला खिदमत गुज़ार ही होता है। वो एक बहुत बड़ी एक फ़ौज जिसको कहते हैं, उसको वो उन्होंने वो तनख्वाहें देते हैं, उनके घर चलाते हैं, उनके मामलात को देख रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, ये भी एक बहुत बड़ा हादसा मैं कहता हूँ 2023 का काउंट होगा।
और बस अल्लाह ताला जो है वो हमें उन लोगों के नक्श कदम पे आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम आगे मामलात को लेके चल सकें उन लोगों की तरह जो हमारे बुज़ुर्ग लेके चले हैं और जिनके अंदर एक जज़्बा था। पाकिस्तान बेसिकली बना है कम्युनिटी बेसिस पे। पाकिस्तान सोशलाइज़्ड स्टेट तो थी नहीं, ठीक है ना? सोशल स्टेट नहीं थी। तो पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी बेसिस पे जो है वो बिल्डअप होना शुरू हुआ। पहले लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू की। पाकिस्तान इस तरह आबाद हुआ। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, लोगों ने एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ दी। जैसे मदीना मुनव्वरा के अंदर जब हिजरत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो जैसे अंसार का रवैया महाजिरीन के साथ था, जो महाजिरीन ने अंसार के साथ रवैया रखा, उस तरह से वो एक स्टेट बनी। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान भी एक स्टेट बनी। इसमें यकीनी तौर पे कुछ शरपसंद अनासिर ने कुछ शरपसंदी की है, मगर बात यह है कि खुले दिल के साथ जब एक लोगों ने एक लोगों को रिसीव किया, उन्हें 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 कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ राग़िब किया और उस कम्युनिटी बिल्डिंग के ज़रिए से जो मज़बूत थे उन्होंने गरीबों की मदद की। आज उनकी उनकी तालीम के लिए काम किया, उनके मामलात के लिए काम किया। तो आज ये पाकिस्तान फिर भी जैसे आपके सामने है, वो उसी कम्युनिटी बिल्डिंग के बलबूते पे। आज हमें फिर वो कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का विज़न हो या मेरा ज़ाती विज़न हो, वो यही है कि जी हम कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करके किस तरह से अपने जो आने वाली नस्ल है उसको बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। जी। आखिर में फराज साहब, उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म से सनअतकारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने सनअतकार भाइयों के लिए, बिज़नेसमैन भाइयों के लिए, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर, जॉब करने वाले फ़ौजी भाइयों से, मेरे तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं इन सब से कहता हूँ कि ये कड़ा वक़्त है। इस वक़्त हमें मिल-जुल कर पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान की तरक्की का सोचना है। मेरी बहनों से कि हमने अपने बच्चों में जज़्बा डालना है कि किस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। मैं अपने स्कूल की टीचर्स से भी गुज़ारिश करूँगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। एक एक पॉज़िटिव सोच, एक 100 पॉज़िटिव सोच बना सकती है। अगर आज आप सिर्फ़ इतना करें कि अपने बच्चों को ये समझाएँ, अपने बड़ों को ये समझाएँ कि जी पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम किसी बनिए के ग़ुलाम होते। पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अगर हम आज पाकिस्तानी बन जाएँ, अगर छोड़ दें इस बात को कि कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन महाजिर है, कौन पठान है, कौन बलोच है, तो यकीनी तौर पे हम इस आने वाले कड़े वक़्त से अपनी इस यूनिटी के बलबूते पे, जो कायद-ए-आज़म ने कहा कि यूनिटी, फ़ेथ, डिसिप्लिन, सिर्फ़ इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करके हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। ये एक छोटा-सा मैसेज था जो मैं चाहता था मेरे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ज़ाहिर है वो एक मुजाहिद है मेरी नज़र में, जो कि ना सिर्फ़ अपनी अ, कुंबे को लेके चल रहा होता है, बल्कि वो अपनी फैक्ट्री में मौजूद एक कुंबे को लेके चल रहा होता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो मैंने सबको मुख़ातिब करके आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको मैसेज दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया फ़राज़ुर रहमान साहब आपका। आपने बहुत कीमती टाइम में से हमें अपना टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आपने चेयरमैन काटी फ़राज़ुर रहमान साहब के जवाबात सुने। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी शख्सियत के साथ दोबारा हम आपकी मुलाकात करवाएँगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।